मित्रों नमस्कार। आज जो मैं वीडियो बनाया है मैंने, इसका विषय है राजपूत मराठा विवाद और इतिहास। पिछले दिनों इस बात को लेकर हलचल थी कि एनसीईआरटी ने जो नई पुस्तकें जारी की हैं उसमें राजस्थान के महत्व को कम कर दिया है या राजस्थान को मराठा साम्राज्य का अंग बता करके एक गलती की है, जिससे कि रेक्टिफिकेशन के लिए जो राजस्थान के जो पूर्व राजघराने हैं, उन राजघरानों के जो अब वारिस हैं या वे उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति की है। वैसे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये मेरे अध्ययन पर ही निर्भर नहीं है, बाकी कुछ चीज़ें इसमें मैंने जो समाचार पत्रों में पिछले दिनों खबरें छपी उसको लेकर है। असल में दिक्कत क्या हो रही है कि नया इतिहास लिखने के नाम पर या इतिहास संशोधन के नाम पर जल्दबाजी में कई गलतियां छूट जाती हैं। गलती का कारण सबसे बड़ा यह है कि भारत केवल सांस्कृतिक तौर पर ही विभिन्नताओं का देश नहीं है, बल्कि यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीति, लोगों के अपने आस्थाएं, विश्वास, इनमें भी जो है बहुतायत है या हम कहें उसमें विभिन्नता है, किंतु सूत्र एकता का जरूर है जो हर चीज उससे बनती है। अगर मैं राजनीति की बात करूं, अगर रीजनल हिस्ट्री को नेशनल हिस्ट्री पर आप इम्पोज करोगे तो नेशनल हिस्ट्री नहीं बन सकती। नेशनल हिस्ट्री की सहायक हो सकती है रीजनल हिस्ट्री, लेकिन रीजनल हिस्ट्री से आप नेशनल हिस्ट्री क्रिएट कर दें, इट इज नॉट पॉसिबल। और जहाँ तक मैं एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते कह सकता हूँ कि इतिहास जो है ये, और खासतौर भारत का इतिहास जो है, इसमें जो क्षेत्रीय इतिहास है, कुछ क्षेत्रीय शक्तियाँ रही हैं, राजनीतिक शक्तियाँ, जिनमें राजपूत, मराठा, सिख, जाट और भी अनेक साउथ की भी कई डायनेस्टीज हैं जो प्रमुख रही हैं। किंतु कोई भी प्राचीन काल में जरूर ऐसे साम्राज्य हुए, चाहे मौर्य साम्राज्य हो, गुप्त साम्राज्य हो, हर्षवर्धन का विस्तार काफी हुआ, किंतु मध्यकाल में खासतौर पर कोई स्थानीय शक्ति राष्ट्रीय शक्ति नहीं बनी, और उसका पूरा आपके सामने है। तो जो सल्तनत काल और मुगल काल है उसके इतिहास को पिछले दिनों रिड्यूस करने की कोशिश की गई थी, उसको लेकर विवाद था। क्योंकि अगर राजपूत हिस्ट्री यदि ये पूरा मध्यकाल का जो मुस्लिम शासक हैं उनको इतिहास में रिड्यूस किया जाता है तो राजपूत इतिहास तो अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि राजपूतों का जो संघर्ष और सहयोग का संबंध रहा है इन शक्तियों के साथ वो बहुत उल्लेखनीय है, और उसने भारतीय इतिहास को समग्रता में प्रभावित किया। अब क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मराठा और राजस्थान का ऐसा विवाद है क्योंकि राजस्थान में इतिहासकार भी और आम जनता भी मराठों के बारे में कोई बहुत अच्छी ओपिनियन नहीं रखते, क्योंकि उनकी जैसी हिस्ट्री रही है उनका कोई ऐसा योगदान नहीं रहा कि राजस्थान में कोई तरक्की हुई हो या कोई बहुत आगे बढ़ गया हो, बल्कि जो उनका हस्तक्षेप राजस्थान में रहा वो हस्तक्षेप था, कभी अधिकार नहीं किया, ना कोई सबऑर्डिनेशन हुआ, ना कोई ऐसी संधि हुई जिससे सिद्ध किया जा सके कि ये मराठा साम्राज्य का अंग था। कई बार ये लगता है कि मराठा साम्राज्य जो है, एज सच देयर वाज नो मराठा एम्पायर, इट वाज मराठा स्टेट। एम्पायर जो है, अगर आप इफ यू लाइक टू मतलब एक पैरेलल मुगल एम्पायर के पैरेलल एक मराठा एम्पायर खड़ा करेंगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज इवन इन साउथ इंडिया Nizam was more powerful than Marathas. Everybody knows this fact. So I don't want to speak more about Maratha history. I would like to come on my point. क्योंकि जैसे मैं आपको एक बात कह रहा था, यदि आप मान लो दिल्ली सल्तनत को रिड्यूस कर देते हैं, हमारे यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी चले जाते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी के बिना हमीर, राणा रतन सिंह और कानड़देव, जालौर के कानड़देव, चित्तौड़ के राणा रतन सिंह और रणथंभौर के हम्मीर, ये इनका इतिहास नहीं रह जाता है, क्योंकि इनका तो मुकाबला है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं बाद में भी, और औरंगजेब के काल में हम देखें, अगर हम औरंगजेब को हटाते हैं तो यही राजस्थान के जो राज सिंह हैं उनका ऐसे संघर्ष है, जोधपुर स्टेट का भी संघर्ष है, और संघर्ष पहले भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं हमेशा यस मैन रहे राजपूत, उन्होंने डिसेंट भी दिया, अपना विरोध भी दर्ज करवाया। तो ऐसी स्थिति में जो राजपूत हिस्ट्री है उसको मिनिमाइज करना या उसको अंडरमाइन करना उपयुक्त नहीं है। इससे भावनाएं तो एक जगह हैं, लेकिन उससे अधिक
जो हिस्टोरिकल नॉलेज है, ऐतिहासिक ज्ञान है, उसको क्षति होती है। और ज्ञान को, जो अब तक ज्ञान क्रिएट किया जा चुका है, उसको क्षति किए बिना यदि नई चीजें सामने आती हैं और उससे अगर इतिहास में कुछ ऐड होता है, इट्स ऑलवेज वेलकम। क्योंकि एक लेखक के रूप में हम भी कई बार कुछ चीजें लिख जाते हैं, लेकिन बाद के लेखनों में हम उसे दुरुस्त कर लेते हैं, क्योंकि हमको कुछ नए फैक्ट्स मिल जाते हैं, नई व्याख्याएं मिल जाती हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि कोई इतिहासकार ने लिख दिया वो कोई पत्थर की लकीर है, नो। मैंने जो लिखा है मैंने खुद ही उनका बाद में दुरुस्त भी किया है, खंडन भी किया है। ये कह के नहीं कि खंडन, बल्कि मैंने उसको दुरुस्त कर दिया, उस बात को ना रिपीट करके एक नई बात कह दी। तो जो अब मैं अपनी बात और आगे बढ़ाऊं उसके पहले पुनः आप लोगों से आशा करूंगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वे सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दें, ताकि ये श्रृंखला आगे बढ़े। वैसे इतना बड़ा है राजपूत मराठा विवाद का, इसमें एक वीडियो से काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे पास विजुअल या कोई और एक्स्ट्रा ऐड नहीं है जिसको मैं आपको दिखा सकूं। बस मैं केवल अपने जो भाषण दूंगा उसमें भी 3-4 वीडियो मुझे कम से कम बनाने होंगे, और आगे के वीडियोस पर डिपेंड करेंगे कि कितने लोग इसको व्यूअर्स मिलते हैं और कितने इस पर कॉमेंट्स आते हैं, तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं तथ्यात्मक रूप से जो बात करना चाहता हूँ इस विवाद पर, ये विवाद की जड़ कहाँ से शुरू हुई। एनसीईआरटी ने अभी जुलाई के ही 15 जुलाई के बाद ये कक्षा 8 की सोशल स्टडीज की किताब रिलीज करी, और उसकी का नाम है किताब का तो एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। और इसमें इकाई 3 जिसका टाइटल है राइज ऑफ मराठास, इसके पृष्ठ 71 पर एक नक्शा प्रकाशित हुआ है, और उस नक्शे को नाम दिया गया है मराठा एम्पायर। वो नक्शा जो जहाँ मराठा एम्पायर दिखाया गया है उसमें एक भगवा कलर दिया गया है, बाकी शेष में अलग कलर है, वो कलर नहीं है, मतलब कलरलेस है, वो कलर भगवा उसमें दिया है, इसे मराठा एम्पायर कहा गया। तो मराठा एम्पायर जैसी चीज मैं भी नहीं सोचता कोई बन पाई थी। अभी क्या हो रहा है कि मराठा हिस्ट्री को किस लिए इतना डोमिनेट करवाया जा रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक विवाद ये चल रहा था, जो इंदौर की महारानी, या ये कहें कि होलकर जो महारानी थी, अहिल्याबाई होलकर, उनकी 200वीं जन्म जयंती थी। उनका जन्म 1725 में हुआ, 300वीं थी, 1725 में हुआ, और ये जो है अब 2025 है, तो 300वीं बरस थी। उसमें क्या हुआ, राजस्थान में भी इनके नाम पर, जयपुर शहर में भी कुछ सड़कों का नाम, कुछ पार्कों का नाम, पता नहीं क्या क्या किया गया। तो मुझे आश्चर्य ये हुआ कि सिंधियाज एंड होलकर्स, जिन उनका जो रोल रहा राजस्थान में, उससे तो उनके जो पुराने जो उस समय के राजे महाराजे उनके हुए हैं, वो किस तरह का कोई सम्मान के आकांक्षी नहीं है। राजस्थान में उनकी भूमिका नेगेटिव रही, क्योंकि वो यहाँ पर रेड करते थे, वो यहाँ पर लूट करते थे, और यहाँ के शासकों को से बलात् धन वसूली करते थे, और अवसर मिलने पर न केवल शहरों को बल्कि गांवों तक को लूट लेते थे, अनाजों के भंडारों को खाली कर देते थे, खेत और खलिहानों को उजाड़ देते थे। इसके तमाम वृत्तांत हैं, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। और जब वो बात आई अहिल्याबाई की, तो अहिल्याबाई के जो हस्बैंड थे खांडे राव, उन खांडे राव ने दिल्ली के बादशाह के साथ ये लोग जुड़ गए थे, मराठे उसके सहयोग में हो गए थे। तो जो वहाँ वजीर था, तो वो वजीर जो है उसने इनको आदेश दिया कि भरतपुर अटैक किया जाए। तो भरतपुर पर खांडे राव ने अटैक किया, और खांडे राव ने भरतपुर में कुम्हेर के किले पर कब्जा कर लिया। सूरजमल उस समय महाराजा थे। तो जब वो अपने कुम्हेर के किले में अपने सैनिकों की परेड की सलामी ले रहे थे, उसी समय महाराजा सूरजमल के सिपाहियों ने एक तोप दाग करके और उसको मौत के घाट उतार दिया। तो खांडे राव की मृत्यु भरतपुर में हुई। और मैं अहिल्याबाई जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, किंतु उनके बारे में ये कहते हैं कि वो बहुत ही धर्म के लिए उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन राजस्थान में उनके द्वारा किसी तरह का कोई मंदिर, धर्मशाला, कोई उपासना या कोई छतरियां, कोई मुझे तो मेरी जानकारी में तो नहीं आया। इवन भरतपुर जहां इनके पति की डेथ हुई थी कुम्हेर में, वहां भी कोई स्मारक इनका नहीं बनवाया गया। इतना ही नहीं, उसके बाद भी आप देखें कि यही मल्हारराव होलकर धौलपुर पर करते हैं, और धौलपुर और भरतपुर की जाट सेना जब मिलकर मुकाबला करती हैं तो ये जान बचाकर वहां से भागते हैं। यही नहीं,
जब इनके बाद सत्ता तो अहिल्याबाई जी के पास थी, किंतु वो जो मुख्य सेनापति था उसमें वो तुकोजीराव होलकर थे, जो इनका देवर था। तो तुकोजीराव होलकर ही एक तरह से सत्ता चला रहे थे और राजस्थान के कुछ सैनिकों को, कुछ राजपूत योद्धाओं को उसके टाइम में भी तोप से बांध करके उड़ा दिया गया था। खैर एक अलग बात, लेकिन मुझे लगा कि भाई इतना क्यों, क्योंकि राजस्थान का में उनका कोई योगदान नहीं है, अहिल्याबाई होलकर का किसी भी प्रकार का, और अगर है तो लगातार मराठों का एक ही रोल है, और वो रोल है यहाँ पे एक नेगेटिव रोल ज्यादा चलता है। दूसरा क्या हुआ है कि वैसे तो 1741 में मालवा का सूबा पेशवा को मिल गया था, और पेशवा ने ये यहीं पर सिंधिया और होलकर को जो ये सेनापति थे इनको जागीर दी। लेकिन इनको अल्टीमेटली हुआ 1748 में जाकर के इंदौर होलकर स्टेट बन गया, और 1750 में सिंधिया का ग्वालियर स्टेट बन गया। इनकी स्थापना भी बहुत बाद में होती है। तो अब मैं ना उसको भटके बिना फिर अगले मुद्दे पे आता हूँ मेन। तो ये जो कक्षा 8 की किताब है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसमें ये छपा है। वैसे तो इस पुस्तक को अगर पढ़ें तो इतिहास संबंधी अधिकांश सामग्री विवादास्पद है, किंतु नक्शे में राजपूताना को मराठा साम्राज्य का अंग दिखाने से पूर्व राजपूताना के राजवंशों के जो उत्तराधिकारी या वारिस हैं इस समय, उन्होंने आपत्ति दर्ज की। और इन आपत्ति दर्ज करने वालों में, जो कि मैं पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर और दी प्रिंट एक ऑनलाइन पेपर है, इनमें जो खबरें पड़ी उसके आधार पर मैं अपनी बात कह रहा हूं। तो महिमा कुमारी मेवाड़ जो राजसमंद से मेंबर पार्लियामेंट हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं, उनके पति जो बीजेपी के विधायक हैं विश्वराज सिंह मेवाड़, इन दोनों ने इस पर आपत्ति की और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को पत्र उन्होंने लिखे। जैसलमेर के चैतन्य राज सिंह, और चैतन्य राज सिंह ने ये तक कहा कि मराठों से तो जैसलमेर का तो कोई संबंध नहीं रहा, और अब तक के इतिहासकार भी ये मानते हैं कि जैसलमेर और बीकानेर ये दो ऐसे स्टेट थे जहां किसी भी रूप में मराठों का प्रवेश नहीं हुआ। इसलिए बीकानेर और जैसलमेर को तो आप कैसे भी नहीं दिखा सकते। बाकी से कई तरह के झगड़े थे, हम बात अगले वीडियोज में करेंगे। इसके अलावा तीसरा राजघराना आया बूंदी का, जो वर्तमान में बूंदी के नामित जो वहाँ के वंशज हैं या उत्तराधिकारी हैं भूपेंद्र सिंह हाड़ा, और एक हैं अलवर के जितेंद्र सिंह, इनका नाम आप जानते हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस के नेता हैं। इनके अनुसार इन लोगों का जो मिला जुला जो भी प्रक्रिया थी, उनका कहना था कि भाई इनके अनुसार भरतपुर के जाट राज्य सहित राजपूताना के सभी शासक अपनी स्वतंत्रता कायम रखने में सक्षम थे, और राजपूताना कभी भी मराठों के अधीन नहीं रहा। ये इनकी एक कंसीडर्ड ओपिनियन है। जयपुर में एक राजपूत युवाओं का भी एक प्रदर्शन हुआ, युवा शक्ति संयोजन संगठन के बैनर तले, और उसमें युवाओं ने आरोप लगाया कि ये एक प्रयास है राजस्थान के क्षत्रियों के सुनहरे इतिहास को धूमिल करने का, नकारने का और खारिज करने का, ये उन्होंने कहा। और युवाओं ने मांग की इन गलतियों को तुरंत सुधारा जाए और दोषी को सजा दी जाए। ये डिमांड इन्होंने की, और ये जो राजवंश के जो लोग हैं उन्होंने भी ये कहा कि इस गलती को ठीक किया जाए। आपको मैं एक जगह ले जाता हूँ कि वहाँ की एक फिल्म आई थी दुश्मन, उस दुश्मन फिल्म की गजल थी, उस गजल के बोल थे, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मैं इसी तर्ज पर कहता हूँ कि अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि ये जो बात है इससे गलत अध्याय छेड़ दिया है, जिसका विवाद अपनी जगह पर है, लेकिन इतिहास में अनेक प्रश्न खड़े हो जाएंगे। और जो मराठा इतिहास जिसको हम सम्मान देते हैं दबा हुआ है, उसको उजागर करके उसके काले पक्ष को भी लोग सामने लेकर के आएंगे और एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें वो नहीं करना है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब शुरुआत हो गई है तो इसका आगे परिणति किसी रूप में भी हो सकती है और किसी बुरे रूप में नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं जो लगातार एक सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक ऐसी बैलेंस्ड बात कहूं जिससे कि ये कुछ इस पर कमी आए। अब हुआ यह है कि इतिहास में संशोधन के अति उत्साह में मराठा इतिहास को महिमा मंडित करने के लिए में होश नहीं रह गया और राजपूताना के राज्यों को मराठा साम्राज्य का अंग बता दिया।
बोली के भूपेंद्र सिंह हाड़ा ने तो यहाँ तक कहा है कि मराठा साम्राज्य के अस्तित्व को नकारा है और उन्होंने कहा कि मराठा एम्पायर इज ए फिक्टिशियस एंटिटी, ये एक कोई ऐसी सच्ची पहचान नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है ये मराठा एम्पायर। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कॉन्क्लूसिवली दी प्रिंट के मैं खबर में पढ़ा, उन्होंने 4 बातें कही। एक तो कहा कि राजपूत राजवंशों का इतिहास मराठा राजवंश के इतिहास से लंबा और विशाल है, फैक्ट है, क्योंकि जो मराठा राज्य की स्थापना है वो तो 1674 मतलब 17वीं सदी के अंतिम दशकों में ये जो है छत्रपति शिवाजी ने की, और छत्रपति शिवाजी 1680 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनके बेटे संभाजी ने संघर्ष किया, लेकिन संभाजी को अंत में मौत के घाट उतार दिया था, उनको बंदी बना करके मुगलों ने, और उनके जो वो था बेटा साहू जी, उसको अपनी कैद में डाल दिया था। अब ये एक मैं अलग इतिहास लिखूं तभी बात हो, तो अलग जो मैं बात करूंगा मराठा हिस्ट्री पे उसमें पॉइंटों को लूंगा। लेकिन ये कहा भाई राजपूत राजवंशों का इतिहास 10वीं 11वीं सदी से शुरू होता है और कहाँ 17वीं सदी, तो 600 साल बाद का एक हिस्ट्री। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो मैप है ये राजपूतों की वीरता और राजस्थान में उनके योगदान को अंडरमाइन करना है, उसको मतलब नकारने जैसी स्थिति है। तीसरा है कि जो राजपूतान हिस्ट्री है दिस इज लार्जर देन दैट ऑफ मराठाज, ये भी फैक्ट है, क्योंकि जो राजस्थान के इतिहास में जो हम पढ़ते हैं, जो कला संस्कृति साहित्य आदि का यहाँ विकास हुआ, वो मराठा उतना पैट्रोनेज नहीं दे पाए कहीं भी, क्योंकि वो तो संघर्ष करते रहे। और चौथी बात कही उन्होंने कि राजस्थान वॉज नेवर ए पार्ट ऑफ द मराठा डायनेस्टी। ये कॉन्क्लूसिवली 4 बातें विश्वराज सिंह मेवाड़ जी ने कही। समाचार पत्रों में कुछ मराठा इतिहासकारों के नाम दिए गए, जब इस खबर छापी टाइम्स ऑफ इंडिया में छापी है, उसमें भी दी प्रिंट में भी मराठी इतिहासकारों के नाम दिए हैं जो इस नक्शे को और इस नरेटिव को सही ठहरा रहे हैं कि राजपूताना वॉज अंडर दी मराठा एम्पायर। तो इस बात को वो उसके नाम भी आए हैं इतिहासकारों के। और इसी क्रम में एक और कोई सिंधिया रिसर्च सेंटर करके है ग्वालियर का, वो भी इस बात को तस्दीक करता है। और समाचार पत्रों से पता चला कि जो ये मराठा इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों ने महाराष्ट्र सरकार को इस बात के लिए उनको पत्र लिखे हैं कि किसी भी हालत में केंद्र सरकार और एनसीईआरटी को राजपूतों के सामने राजपूतों राज्यों के वारिसों के सामने झुकने नहीं दिया जाए, मतलब उनके सामने एनसीईआरटी और केंद्र सरकार को झुकना नहीं चाहिए, और इसका जो है ध्यान महाराष्ट्र सरकार रखे। ये ही लेटेस्ट खबर है। तो यूं करके ये जो है थोड़ा बढ़ने वाली बात आ रही है। अभी क्या हो रहा है कि एक शांति हुई में ये तय हुआ, ये खबर आई कि एक रिव्यू कमेटी बना दी गई है, लेकिन ये रिव्यू कमेटी तो जितनी भी किताबें हैं उन सबके लिए बनाई गई है, जिसमें जितने ऑब्जेक्शन आएंगे उनको देखेगी और फिर वो निस्तारण करेगी। पर्टिकुलर इश्यू पे जो हिस्ट्री का इश्यू है इस पर कोई बात नहीं आई। राजस्थान के किसी इतिहासकार का अभी तक कोई मत नहीं आया है, जबकि राजस्थान में मराठा इतिहास पर शोध और लेखन भरपूर हुआ है। अगर हम मराठा राजस्थान के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ बहुत काम हुए हैं रिसर्च वर्क में। मेवाड़ एंड मराठास, प्रोफेसर के.एस. गुप्ता जी जो बहुत नामी इतिहासकार हुए मेवाड़ के, उन्होंने शोध किया इस पर। मारवाड़ एंड मराठास इस पर शोध किया घासीराम परिहार ने। इसके अलावा मराठा और भरतपुर और मराठा पर काम किया सुरेश चंद्र मिश्र ने। ये तो 3 PhDs हैं जो मराठा राजपूत संबंधों पर हुई, जिनके बारे में मुझे जानकारी है। इसके अलावा MS जैन ने जो राजस्थान सरकार का प्रकाशन है राजस्थान थ्रू दी एजेज, उसका जो मॉडर्न हिस्ट्री का वॉल्यूम है उसमें उन्होंने इसको लिखा है। MS जैन की अपनी किताब भी है आधुनिक राजस्थान का इतिहास, उसमें भी लिखा है। RP व्यास की अपनी किताब है आधुनिक राजस्थान 2 भागों में, उसमें भी लिखा है। मैंने स्वयं इस पर नहीं लिखा है अलग से, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री पर काम नहीं किया, किंतु मैंने जो मेरी किताब है टेक्स्ट बुक जो है, जो BA MA सबके लिए अच्छी है, भारत का इतिहास 1750 से 1950, उसमें मराठों के ऊपर पर्याप्त लिखा है। क्योंकि एंग्लो मराठा संबंधों के बारे में लिखने था, लेकिन उसके पहले पानीपत की लड़ाई के बारे में भी लिखा, क्योंकि पानीपत की लड़ाई
एक निर्णायक लड़ाई है जिसमें न केवल मराठे और मुगल खत्म हो गए, अंग्रेजों को आगे बढ़ने का रास्ता मिला। तो इतना करने के बाद मुझे लगा कि मुझे हस्तक्षेप तो नहीं करना है, लेकिन मैं अपनी बात कहूं। तो ये, और इसके अलावा वर्षों तक इतिहास, एमए इतिहास में मराठा हिस्ट्री पढ़ाई जाती रही है। अब नहीं पढ़ाई जा रही शायद, मेरे को जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था 1975-76 में, तो मैंने मराठा हिस्ट्री के 2 पेपर थे सेकंड सेमेस्टर में, और आइदर और ऑप्ट करना था उसमें। तो एक था जो शिवाजी के काल तक का, संभाजी तक आता था, और दूसरा जो था वो पेशवा पीरियड था, क्योंकि 1740 के बाद तो पेशवाई प्रमुख हो जाते हैं, और 1748 में तो स्थिति ये हो गई कि जो जिनको हम छत्रपति कहते हैं, उन छत्रपति का तो ऑफिस रहा अलग, और पेशवा का दफ्तर हो गया अलग। तो ये जो पूना के पास सतारा है, सतारा में तो राजधानी थी छत्रपति की, लेकिन 1748 के बाद तो बिल्कुल ही उसको एक नाम मात्र का ही राजा रह गया। सारी शक्तियां पेशवा के हाथ में आ गई, और पेशवा ने मराठा राज्य का पुनर्गठन किया, और निश्चित तौर पर पेशवा के नेतृत्व में मराठा शक्ति है, राजनीतिक शक्ति, उसका विस्तार हुआ, और उसी ने एक मराठा संघ बनाया। तो मराठा कॉन्फेडरेशन वाज देयर, नॉट द मराठा एम्पायर, इट वाज मराठा कॉन्फेडरेशन। तो मैंने जो है, आगे मुझे मॉडर्न हिस्ट्री करनी थी, स्पेशलाइजेशन, तो मैंने मराठा हिस्ट्री का वो पेपर चुना जिसको पेशवा कालीन मानते थे, और वो पहले पेशवा जो कि शाहू के साथ से जो पेशवा हुए उनको लेकर के, और जो आगे तक क्रम चला उसमें बात थी। और उन्हीं ने 4 सरदार जो है, दे वर द क्रिएशन ऑफ पेशवाज, और जो 4 सरदार थे उसमें नागपुर के भोसले थे, बड़ौदा के गायकवाड़ थे, इंदौर के होलकर थे, और ग्वालियर के सिंधिया थे। ये 4 सरदार खड़े किए, और इन 4 सरदारों के कॉन्फेडरेशन बनाई, संघ बनाया, और संघ के मुखिया पेशवा रहे। तो मैं आगे के जो वीडियो आएंगे, अनेक घटनाएं राजस्थान को लेकर, उन पे मैं आगे इसमें बात करूंगा। तो मैंने जो है वह पेपर पढ़ा था, और उसके बाद फिर ये किताब जो राजस्थान भारत का इतिहास लिखा मैंने, तो आधुनिक भारत में मराठों पर विचार किया गया। तो इसलिए मराठा हिस्ट्री पर हम काम करते रहे हैं, और अभी भी जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें मराठा हिस्ट्री है। मराठों से जो एक संभावना थी कि भाई मराठे जो हैं राजस्थान के लिए भविष्य में राजनीतिक चुनौती उपस्थित कर सकते हैं, इसकी जानकारी इससे हुई कि 1734 में पहली बार मराठों का हस्तक्षेप होता है, जब पेशवा के ये जो 2 कमांडर हैं, होलकर और सिंधिया, उन्होंने बूंदी में एक उत्तराधिकार का विवाद हुआ, और एक पक्ष के लिए इन्होंने अपनी सैनिक सेवाएं या उन्होंने क्रय की, या इन्होंने अपनी भाड़े पर सैनिक सेवाएं दी, और उसमें उन्होंने हस्तक्षेप करके बूंदी के उस व्यक्ति को अपदस्थ कर दिया जिसे जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने स्थापित किया था। तो मराठों के लौटते ही जय सिंह ने पुनः अपने पक्ष वाले व्यक्ति को शासक बना दिया, किंतु जय सिंह ने यह समझ गया था कि आगे आने वाले समय में खतरा पैदा करेंगे, तो उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया राजस्थान के राज्यों का, जिसको 1734 में, जिसको हुरडा सम्मेलन के नाम से जानते हैं। हुरडा एक जगह है जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, चित्तौड़ के नजदीक है। तो वहां एक सम्मेलन हुआ, और सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा मेवाड़ जगत सिंह ने की, क्योंकि आपस में भी जो राजपूत शासक थे वे मेवाड़ को बहुत सम्मान देते थे, और उस सम्मान स्वरूप दिया। किंतु जय सिंह जी की मृत्यु हो जाने के, सवाई जय सिंह के तो जबरदस्त व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद फिर ये हुरडा सम्मेलन पर कोई एक्शन टेकन नहीं कर पाए, और उसका परिणाम ये हुआ कि ये और बिखर गए। दूसरा क्या कि राजपूत और मुगलों के साथ इतने गहरे इनके आपसी संबंध थे, मुगल और राजपूतों के, दोस्ती का भी था, दुश्मनी का भी था, लेकिन राजपूत वर मोस्ट ट्रस्टेड पीपुल इन दी मुगल कोर्ट, उन पर सबसे अधिक भरोसा किया जाता था। उनकी बात पे मानते थे कि ये अगर कोई बात करेंगे तो बात पक्की होगी, उस बात को पलटेंगे नहीं। जबकि राजस्थान में जो मराठों ने किया, उसका जब आप वृत्तांत सुनेंगे तो आप चकित रह जाएंगे कि अगर 2 पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, दोनों उनकी सेवाएं खरीदना चाहते हैं, तो एक की तरफ होलकर चले गए, दूसरी तरफ सिंधिया चले गए। अब आप देखिए ये मिली भगत है कि नहीं। तो ऐसी चीजें हैं, वादा किया किस राशि पे फिर पलट गए, तो वो सब बात अलग है। लेकिन गलती क्या हुई
कि एक तरफ इस मित्रता को, जो राजपूत और मुगल मित्रता थी, उसको ना तो मुगल कोर्ट ने समझा, और मुगल कोर्ट में जिस तरह से अराजकता फैली और जो है आपसी विवाद बढ़े, उसमें राजपूतों के साथ थोड़ा मुगलों का व्यवहार भी कठोर हुआ, उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो जो एक बड़े इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह, उनकी किताब है पूर्वाधुनिक राजस्थान, उसमें भी इस पर बहुत लिखा है उन्होंने, और उन्होंने ये जरूर कहा कि राजपूतों ने मुगलों का की मित्रता तोड़ करके एक बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि जो ऑटोनॉमी, जो स्टेटस राजपूत मुगल्स के टाइम एंजॉय किए, वो जबरदस्त था। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो राजपूत मुगल संबंध हैं वो ब्रेक हुए, और फिर कोर्ट में वहां जो मुगल कोर्ट है उसमें कई तरह के लोग, एक तरफ तो रोहिल्ला सरदार रोहिलखंड वाला, वो वजीर बनना चाहता है, दूसरी तरफ अवध का नवाब वजीर बनना चाहता है, तीसरा हैदराबाद का निजाम वजीर बनना चाहता है, वो तो बन ही गया, वजीर रहा वो तो, और पेशवा स्वयं भी वजीर बनना चाहते थे मुगलों के। तो आप देखिए कि मुगल कोर्ट की ये स्थिति हो गई, और उसमें ये जो नया राजपूतों का उदय हुआ, निश्चित रूप से उदय था, उनका विस्तार था, किंतु जो महाराणा प्रताप जो छत्रपति शिवाजी हिंदू पदपातशाही के सिद्धांत के आधार पर आगे बढ़े थे, वो उस चीज को पेशवाओं ने भुला दिया, और इनकी सेना में तो इनके सेनापति भी मुस्लिमों की भारी संख्या थी। ऐसा नहीं कि तो क्यों, इवन जो टोंक के नवाब हैं, ये ओरिजिनली ये उनके साथ पिंडारियों में थे, ये जो पिंडारी और मराठा मिलकर के अपने क्षेत्रों में लूट किया करते थे, तो पिंडारी जो हैं और उनके पास सेना थी। तो बाद में इसको जो है या राजस्थान में ये टोंक का सूबा दिया गया था, और उस पर जो है बाद में अंग्रेजों ने एक राज्य कायम करवा दिया। तो ये जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं बाइस्ट नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि अगर इस तरह की बातें छिड़ेंगी तो और निकल के आएंगी, वरना क्या कुछ ऐसे अप्रिय चीजें हैं जो अगर दबी भी रहे तो राष्ट्र हित में ही है, उनको उजागर करोगे तो कोई बहुत, लेकिन छेड़छाड़ होगी तो उजागर तो होगी, कोई भी चीज कहें तो उसका असर तो होगा। तो ये उस तरह से देखना चाहिए। तो अभी आज मैं अब इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ कि किस तरह से विवाद शुरू हुआ, और इसमें जो राजपूत राजवंशों के जो वारिस हैं उन्होंने जो अपनी आपत्ति दर्ज की है वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आगे हम जो बात करेंगे उसमें दिखाएंगे किस किस राज्य में मराठों ने किस तरह से हस्तक्षेप किया, और किन किन युद्धों में मराठे इन राजपूतों से परास्त भी हुए और राजपूत भी परास्त हुए। इनका एक लंबा घटनाक्रम है, तो उसमें और बड़ी रोचक कहानी है और उनमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को मान अपमान करने वाली बात हो, वो बिल्कुल वही बात है जो रिकॉर्ड में है और तथ्यात्मक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी इस वीडियो को पूरा करता हूं, और आगे के वीडियो बनाएंगे। आपके जो सुझाव आए उनको मैं उसमें शामिल कर पाऊंगा, इसलिए अधिक से अधिक देखें और अपने मिलने वालों को भी इसे भेजें, उनको भी शेयर करें, और उसके बाद देखते हैं फिर एक वीक बाद क्या एक नया वीडियो लेकर के हम आपके समक्ष आएंगे। धन्यवाद।